एक कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। मतलब ये कि संतान अगर अच्छी हो तो संपत्ति जुटाने का क्या मतलब। वो तो अपने आप में ही संपत्ति है, वो आगे ही बढ़ाएगी। और इसी तरह अगर संतान बुरी है तब भी संपत्ति जुटाने का क्या मतलब। वो उसे संभाल नहीं पाएगी, सब कुछ बर्बाद कर सकती है। यूपी के बस्ती के रहने वाले 83 वर्ष के वंशराम चौधरी को ही ले लीजिए। उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। उनका फोन आया था मेरे पास, उनकी कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो गए। वजह यह थी कि उनके बेटों ने उनको बेसहारा छोड़ दिया, जिन्हें कभी उन्होंने उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी हड्डियों को गलाया। बुढ़ापे में उनके लिए वो बोझ से लगने लगे। आपका कानून के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बुजुर्गों के अधिकारों की। अगर किसी बुजुर्ग को उनकी संतान या रिश्तेदार बेसहारा छोड़ दे तो वो अपना हक कैसे हासिल कर सकते हैं। उनके हितों की रक्षा करने के लिए देश में कौन कौन से कानून हैं, क्या प्रावधान हैं, और माता पिता के लिए बच्चों की जिम्मेदारियां क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका कानून। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी अगले दशक में 41% बढ़ जाएगी। यानी कि साल 2031 में 194 मिलियन का वरिष्ठ नागरिकों का यह देश होगा। आपका कानून के इस एपिसोड में हम बात करेंगे तमाम सवालों की, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है कानून, कैसे कर सकते हैं आप खुद की मदद। औलाद अगर आपकी देखभाल ना करे तो आप क्या करें, कहां जाएं। भरण पोषण के लिए कैसे करें दावा, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है मौजूदा राष्ट्रीय नीति। तमाम मुद्दों पर होगी विस्तार से चर्चा। बुजुर्गों के लिए गरिमा भरे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए कानून में कई तरह के प्रावधान है। संतानों से सताए जा रहे बुजुर्गों के लिए तो एक अलग से कानून बना हुआ है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण कानून 2007। लेकिन कुछ तो लोक लाज का, गैर जरूरी डर का, जो अपने ही बच्चों के खिलाफ माँ बाप जो है वो कानूनी कार्रवाई करने से हिचकते हैं कि जमाना क्या कहेगा, और कुछ जागरूकता की कमी है। बुजुर्ग चुपचाप इस तरह की मानसिक यातनाएं सहते रहते हैं। आपका कानून के इस एपिसोड में आज बात होगी वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की। संसद टीवी के स्टूडियो में एक बेहद खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं सुमित आनंद, आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, DSLSA दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। बहुत स्वागत है आपका सर संसद टीवी के स्टूडियो में। साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं चारू प्रज्ञा, आप अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट, काफी लंबे अरसे से कानून के मामले में आपकी जानकारी रही है। JR गुप्ता जी हैं, आप अध्यक्ष हैं वरिष्ठ नागरिक परिषद दिल्ली। सर बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। आप अपने सवाल हमसे पूछिए, जानिए कैसे करेंगे आप अपनी सुरक्षा, कैसे मिलेगा आपको आपका हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने जज और वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल करें आपका कानून .sansadtv@gmail.com पर। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी JR गुप्ता जी, आपका 17 वर्षों का आपका अनुभव है, वरिष्ठ नागरिक परिषद दिल्ली के आप अध्यक्ष हैं। जो आज के समय में मानसिकता है, बच्चे जिस तरीके से अपने माँ बाप को इग्नोर कर रहे हैं और बुजुर्गों के सामने भरण पोषण तक की समस्या आ जा रही है। एक संस्कार जो पहले होता था कि माँ बाप ही सब कुछ हैं, और इस वक्त जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उसी समय वो अपने आप को कहीं ना कहीं बेसहारा महसूस कर रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? आखिर ये दौर पहले के मुकाबले अब ज्यादा क्यों सामने आ रहा है? इसका एक कारण है कि जो पहले जॉइंट फैमिली में सिस्टम हुआ करता था, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और हर बच्चा जो है ये चाहता है मैं अपने इंडिपेंडेंट रहूं,
और जब तक उसकी शादी नहीं होती है, जैसे मैंने देखा है 5-6 कंप्लेंट मेरे पास डेली आती हैं जी हेल्पलाइन पे, और उसमें ये देखा है मैंने कि जब तक वो शादी नहीं होती है तो ठीक रहता है, और शादी के बाद जो है उनका परिवार बिखरने लगता है। वो हमने इसमें मैं बुजुर्गों का भी दोष बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने संस्कार अपनी संतान को अच्छी तरह नहीं दी, और उस वजह से वो अब भुगत रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी भी उनको उनके नाम कर दी, और बाद में जो है ये जो चीज़ें सामने आई हैं तब ये गवर्नमेंट जागी है, और 2007 में ये एक्ट बना है जी, और ये बहुत अच्छा एक्ट बना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोग उसमें उसका फायदा वो बहुत लोग उठाएंगे। इस एक्ट को लेकर हम बात करेंगे, और हमारे साथ चारू प्रज्ञा जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं। चारू जी, सीधे एक्ट पे ही आते हैं कि बुजुर्गों के लिए जो कानून है, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या कानून है, क्या प्रावधान है, वो किस तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं। नमस्ते अमृता जी। देखिए, अगर आप कानूनी प्रावधान की बात करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि सरकार की क्या पॉलिसी है जिससे सीनियर सिटीजन्स अपना ख्याल बेहतर तरीके से रख सकते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि भारत की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। हमारे पास ना ही केवल एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स हुआ सीनियर सिटीजन्स एक्ट है, उसके अलावा एक हमारे पास नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सनस भी है। तो नेशनल पॉलिसी और इस एक्ट को अगर हम साथ में रखकर देखते हैं तो जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक सीनियर सिटीजन की हो सकती हैं वो पूरी कवर्ड है। क्या उनके पास अपने महीने के खर्चे उठाने के लिए सफिशिएंट पैसे हैं? क्या उनकी दवाइयों की देखभाल करने के लिए उनके पास सारे के सारे प्रावधान हैं? क्या उन्हें अपने घर में रहने, इज्जत से रहने के लिए उनका हक है? प्रॉपर्टी अगर उन्होंने बच्चों को दे दी और बच्चे उनका ख्याल नहीं रख पा रहे तो क्या वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं? तो हम अगर इसे किसी भी एंगल से देखें, और तो और अगर हम उसको अपने देश के पर्सनल लॉज के पर्व्यू से भी देखें, चाहे वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो या मुस्लिम लॉज हो, क्रिश्चियन लॉज हो, पारसी लॉज हो, सब में प्रोविजंस हैं अपने सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखने के लिए। लेकिन समस्या ये है, क्या इन लॉज के बारे में पहली बात सीनियर सिटीजन्स जानते हैं? बिल्कुल। दूसरी बात, सीनियर सिटीजन्स नहीं जानते तो हम उन तक ये इन्फॉर्मेशन बेहतर कैसे पहुंचा सकते हैं? कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे से हमको ये पता चला कि ये जितने सारे एक्ट्स, जितने सारे बेनिफिट्स हमारी सरकार सीनियर सिटीजन्स को देती है, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो सकती है, उनकी सुरक्षा को लेकर हो सकती है, उनकी दवाई देखभाल को लेकर हो सकती है, उन तक महीने में इतने पैसे ज़रूर ही पहुँचे तक लेकर हो सकती है। लेकिन 80% लोगों को पहली बात तो इसके बारे में पता नहीं है, और अगर इन प्रावधानों का फ़ायदा उठाने की बात हो तो 1.5% लोग, केवल 1.5% लोग इन सारे एक्ट्स का, प्रोविजंस का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक और छोटा सा नंबर है। तो हम एक तरफ तो फोकस करते हैं कि और हम क्या अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, हम क्या नया एक्ट पास कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना फोकस बढ़ा दें कि ये एग्जिस्टिंग प्रावधान को हम ग्रास रूट तक कैसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज हमारे देश में 70% से भी ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं वो हमारे देश के गाँव में रहते हैं, वो बड़े शहरों में नहीं रहते। उनमें से कहते हैं 80% तक बेसिक हेल्थ केयर नहीं पहुंच पाता। उसमें से 22% लोग कोर्ट में लड़ाइयां कर रहे हैं अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, और जब उन्हें अपने राइट्स नहीं मालूम, जब हम उन तक वो खबरें नहीं पहुंचा पा रहे जो उनके फायदे में है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी चूक है, और केवल सरकार इस काम को अकेले नहीं कर सकती। मुझे लगता है इसे एक सामाजिक मुद्दा जरूर बनाना चाहिए, एक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए जो सरकार के द्वारा शुरू हो, लेकिन समाज की बाकी संस्थाएं इसको आगे लेकर चलें। बिल्कुल प्रज्ञा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और शायद जो मेरा अगला सवाल था वो आपने ही उठा दिया, और इसके लिए इन सवालों के साथ मैं रुक करूंगी सुमित आनंद जी का। सुमित जी, जो बात प्रज्ञा जी ने उठाई है, जो सवाल उठाए कि कोई सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही है कि क्या आप जानते हैं अपने अधिकारों को? 1.5% लोग जो हैं वो सिर्फ इसका फायदा उठा पा रहे हैं। मतलब कितना कम है ये आंकड़ा। मुद्दा ये नहीं है कि आपके लिए कानून है, मुद्दा ये है कि क्या आप उस कानून के बारे में जानते हैं, आप उसका फायदा उठा रहे हैं। DSLSA की यहाँ पर भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सुमित जी, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो एक्ट है आप उसके मुख्य प्रावधानों पर भी प्रकाश डालें, और DSLSA इसमें किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे देश के बुज़ुर्ग हैं,
उनके लिए, जैसा प्रज्ञा जी ने अभी कहा, कि बहुत से ऐसे प्रावधान, बहुत से ऐसे अधिनियम, बहुत से ऐसे कानून बने हुए हैं, बस ज़रूरत है तो उन कानूनों के बारे में लोगों को, बुजुर्गों को जागरूक कराने की। पर आपका जो पहला सवाल था, वो पहला सवाल था संस्कार, कि क्या संस्कार हैं हमारे देश के। और मैं उसको इस तरीके से पेश करना चाहूँगा कि संस्कार ये हैं कि हमारे बुजुर्गों की सोच, जब भी न्यायालय में जाने की बात आती है, जब भी अपने बच्चों को न्यायालय ले जाने की बात आती है, हमारे बुजुर्ग 4 कदम पीछे ले लेते होते हैं। बिल्कुल। उनका पहला उद्देश्य ये होता है कि मेरे परिवार के ऊपर कोई बात ना आ जाए, मेरे परिवार की बदनामी ना हो जाए, जो इतने सालों से मैंने अपने परिवार का नाम बनाया वो नाम खराब ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी वो अपने ही अंदर सिकुड़ते रहते हैं, घुटते रहते हैं। पर हमें असली जड़ अगर जाननी है तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो परेशान होते हैं फिजिकल एलिमेंट से, फिजिकल प्रॉब्लम से, वो परेशान होते हैं साइकोलॉजिकल एलिमेंट से, वो परेशान होते हैं सोशियो सोशल प्रॉब्लम से। बट इन तीनों प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो इकोनॉमी है। बिल्कुल। यदि हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, उनके पास फाइनेंस का प्रॉपर सोर्स हो, तो वो अपनी बात को, मुद्दे को आगे रख सकते हैं। कोर्ट की जहां तक बात है जाने की, वो अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कोर्ट नहीं जाना चाहते, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट्स तक एक्सेसिबिलिटी करना, कोर्ट्स तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बहुत अहम भूमिका निभाता है। हर एक वरिष्ठ नागरिक, प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक इस देश का जिसकी सालाना आय 4 लाख रुपए से कम है, वह मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकारी है। आपको सिर्फ डायल करना है एक नंबर 1516, जिससे आप अपने कानूनी अधिकारों को जान सकते हैं। मैं यहां पे एक बात को क्लियरली फ्लैग करना चाहता हूं कि जब हम वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराते हैं तो हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम उनका घर तोड़ें या हम उन्हें कहें कि आप न्यायालय आके लड़ाई करें। हमारा उद्देश्य है सिर्फ उन्हें सशक्त करना, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना, और हम उन्हें फोन पे ही ऐसी एडवाइस दे सकते हैं जो उनको बेनिफिट कर सके, उनकी मदद कर सके। जहां तक आपने बात करी इस नए अधिनियम की, पेरेंट्स मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट, यह एक बहुत ही अच्छा एक्ट है। इस एक्ट के आने से पहले भी बहुत से ऐसे कानून थे जो हमारे सीनियर सिटीजंस के लिए बने हुए थे, बट ये एक्ट उन्हें एक स्पीडी और एक कन्वीनियंट मैकेनिज्म देता है। और हर एक एडीएम की कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है एडीएम की, वहां जाके इसको लगाया जा सकता है। और एक सबसे बड़ा चेंज जो इस एक्ट में आया है वो ये है कि अगर वरिष्ठ नागरिकों के साथ कोई ऐसा अपराध किया जा रहा है विच लीड्स टू देयर अबैंडनमेंट, जिससे वो अबैंडन हो जाते हैं, इट हैज बीन मेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आपने जो बात उठाई सुमित जी, वो दरअसल बहुत उसका इमोशनल पहलू है, और इसी पहलू को लेकर मैं जे.आर. गुप्ता जी आपका रुख करूंगी। और जो मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने कहा कि 4 कदम पीछे खींच लेते हैं। एक पिता ये सोच ही नहीं कर पाता है, उसकी कल्पना से परे होता है कि जिस पौधे को मैंने सींचा, मैं कैसे उसको ही काटने की या फिर उसके खिलाफ जाने की बात करूं, मैं कैसे अपने बच्चे के खिलाफ कोर्ट में जाऊं, मैं कैसे उसकी शिकायत करूं। दरअसल वो उसका दिल ही उसको गवाही नहीं देता कि मैं अपने बच्चे की शिकायत कैसे करूं। वो तड़पता है, घुटता है। और जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि एक बुजुर्ग ने खुदकुशी की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा तो अब मेरी ज़िंदगी चल नहीं रही, बच्चे देख नहीं रहे, तो अब तो ईश्वर के पास चले जाना ही सही है। बहुत दुखद है ये सिचुएशन। जे.आर. गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, ऐसी स्थिति में आप कैसे काउंसलिंग करते हैं ऐसे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको, जो कि ये इमोशनल बंधन से वो इस कदर बंधे हुए हैं कि अपने ऊपर अन्याय सह रहे हैं? हमने करीब 1000 केस कर चुके हैं और अमेकेबली सॉल्व करे हैं। कैसे किए मैं बताता हूँ आपको। जितने भी लोग ये हमारे पास आती है कंप्लेंट, एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में लोग काम करते हैं जी। और हम 4-5 आदमी जाकर के उन सीईओ से उनसे मिलते हैं और उनसे ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए आपकी कंपनी का नाम बदनाम हो रहा है, तो आप इन लोगों को समझाइए और इन लोगों को कहिए कि अपने पेरेंट्स को अडॉप्ट करें और उनको लुक आफ्टर करें। तो कुछ उनमें से 50% सीईओ मान जाते हैं और वो उनकी बात मान के, और कहीं तो ये भी कह देते हैं कि अरे तुमने उनको लुक आफ्टर नहीं किया तो हम जो है तुम्हारे को नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो लोग फिर कुछ लोग मान जाते हैं
और उसमें उनको बड़ी कामयाबी मिलती है हमारे को, और एमिकेबली वो सोल्व भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एमिकेबली नहीं मानते, उन्होंने डिसाइड ही कर रखा होता है कि भी हमने तो जो है कोर्ट में जाना है। लेकिन पेरेंट्स फिर भी जो है, माता पिता जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 70% हमारे लोग ऐसे हैं, 30% जो अपने बच्चे की कंप्लेंट करना खुद नहीं चाहते। बिल्कुल। लेकिन जब उनको परेशान कर दिया जाता है तो फिर उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब, ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही गलत सर, हो वो रहा है। किसी मीडिएटर के थ्रू भी जा सकते हैं, किसी को माध्यम बना के जा बिल्कुल। सकते हैं। तो हम लोग जो है, मैंने बताया कि हम लोग उनको समझाते भी हैं, और उनका जो ये जो आपने बताया डीएम के यहाँ और ट्यूशन को, उनकी सारी हम जो है वो पेटिशन जो है वो ड्राफ्ट करके देते हैं उनको, और उनको राइटिंग में करवा के कानूनी सलाह पूरी दिलवाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि आपने कहा कि मीडिएटर के थ्रू जा सकते हैं, अपना नाम बताना नहीं चाहते, 70% ऐसे लोग हैं। मैं गुजारिश करूंगी अपनी टीम से कि हमारे पास जो ईमेल, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने सवाल पूछे हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिन्हें पढ़ते हुए मैं सच बता रही हूँ कि मुझे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ईमेल से जो पहला सवाल आया है, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट भी की थी कि बेटा मेरा नाम नहीं बताना, और आपकी बात का सम्मान रखते हुए अनाम से मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। आप दिल्ली से हैं और आपने लिखा है कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं आश्रम में हूँ, क्या करूँ? और अगला वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ मतलब दंड मिले या उसे कुछ परेशानी हो। हाँ, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है अन्याय वो ना हो। अब इस सवाल का जवाब सुमित जी मैं आपसे चाहूँगी कि वो कैसे अप्रोच करें। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थिति कि एक माँ बाप जो अपने एक कमरे के मकान में 3 से 4 बच्चों को पाल देते हैं, बिल्कुल, और बड़े होकर जब 3 से 4 अलग अलग मकान बन जाते हैं, पर उसमें माँ बाप के लिए एक कमरा नहीं होता। ये जो सवाल अभी आपने उठाया कि एक बेटे ने अपने पिता को घर से निकाल दिया है और वो आश्रम में रहने में मजबूर हो गए हैं, इस स्थिति में ये फैक्ट्स बहुत कम हैं, इसमें एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल होगा। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मकान इनका अपना था जो इन्होंने अपने बेटे के नाम कर दिया और उसके बाद बेटे ने इन्हें निगलेक्ट करके बाहर घर से निकाल दिया, तो जिस भी माध्यम से इन्होंने वो मकान दिया था अपने बेटे को, सेल डीड करी थी, गिफ्ट डीड करी थी, ये उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स ऐसे आ गए हैं कि अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड कर देने के बाद बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, उन्हें निगलेक्ट करते हैं या मेंटेन नहीं करते, तो उस सेल डीड या गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सबसे बड़ा आश्रय, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सीनियर सिटीजन्स को रहती है, जो उनको, जिसमें उन्हें आश्रय चाहिए, उन्हें मदद चाहिए, वो होती है इकोनॉमी, वो पैसा, उनकी दवाइयों का खर्चा, उनकी जरूरत के खर्चे, उनका मोबाइल का रिचार्ज जो बहुत जरूरी है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो एक एप्लीकेशन एडीएम के पास लगाई जा सकती है जिसमें 10,000 रुपए महीने तक का प्रावधान है कि 10,000 रुपए महीने तक का आपको खर्चा मिल सकता है। और ये एप्लीकेशन आप बाई हैंड लिख सकते हैं, बाई पोस्ट भेज सकते हैं। अगर वरिष्ठ नागरिक खुद नहीं लगाना चाहता, उनके बिहाफ पे कोई भी और आदमी, कोई भी एनजीओ लगा सकता है। अगर वो एडीएम को सिर्फ एक चिट्ठी लिख दें तो बिना उनके गए भी एडीएम उस पर प्रोसेस कर सकते हैं। मैं यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि ये जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में आया, अगर हम ये सोचें कि इससे पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए, माँ बाप के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई कानून नहीं था, तो ऐसा कहना गलत होगा। उससे भी पहले बहुत से ऐसे कानून थे जिसमें वरिष्ठ नागरिक, पेरेंट्स मेंटेनेंस ले सकते थे अपने बच्चों से। वो कानून आज भी हैं, जैसे कि सेक्शन 20 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सेक्शन 125 सीआरपीसी, विमेन एक्सक्लूसिवली मेंटेनेंस ले सकती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से। बट क्योंकि ये सारे प्रोविजंस जो है ये कोर्ट्स में हैं और यूजुअली कोर्ट्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिलीफ मिलते हुए, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इंटरिम में जल्दी मेंटेनेंस लेने के लिए एडीएम के पास जाएं, एप्लीकेशन लगाएं, 10,000 का आपको मिल गया, वो 10,000 का प्रावधान देता है। और जब आपको वो पैसा मिलने लगे, उसके बाद आप कोर्ट में अपनी जो बाकी रेमेडीज है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, उसको परस्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और जो अगला सवाल है वो हमें ट्विटर के माध्यम से आया है और इन्होंने कहा कि आप मेरा नाम भी ले सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। परमहंस जी हैं, बिहार से हैं। इन्होंने पूछा है, मैम
मेरे ना चाहते हुए भी मेरी संपत्ति बच्चों ने अपने नाम करवा ली है, जो ज़मीन है, जो जायदाद है, वो अपने नाम करवा ली, और आज की डेट में मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? ये सवाल मैं चारू प्रज्ञा जी आपसे मेरा है कि आप इनको क्या राय देंगी? जी, ये बहुत दुखद है कि हमारे देश में इतने सारे बुज़ुर्ग हैं जो इतना इनसिक्योर फील करते हैं बहुत बेसिक चीज़ों के लिए, और चाहे सरकार कुछ चीज़ों का ख्याल रखे या ना करे। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी ये तो हो सकती है कि आपको 10,000 रुपये तक मिलने का प्रावधान है, या ओल्ड एज होम्स का प्रावधान है, या आपको सरकारी अस्पतालों में डिस्पेंसरीज़ में दवाइयाँ फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएंगी, उसका प्रावधान है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? इस सब के बावजूद मुझे लगता है एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है एक सोशल फैब्रिक की, जिसमें पहले की तरह, जब पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, बुज़ुर्ग होते थे, बच्चे होते थे, सब मिलजुल कर रहते थे और सबका ख्याल आराम से रखा जाता था, एक उस तरीके के सोशल फैब्रिक की ज़रूरत है, एक कम्युनिटी लिविंग की ज़रूरत है। जैसे जैसे समाज एक तरफ आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है वो दूसरी तरफ और नीचे गिर गया है। एक सेल्फिशनेस आ गई है लोगों में। तो मैं यही केवल कह सकती हूँ कि पहली बात तो मुझे लगता है हिचकिचाना नहीं चाहिए अपने हक के लिए लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। हो सकता है कि आप ज़्यादा कष्ट सह सकते हैं, लेकिन आपके आसपास और भी लोग होंगे जो आपकी कहानी सुनकर इंस्पायर हो और कहें कि अगर इनका हो गया तो मैं अगर कोशिश करूँ तो मेरी ज़िंदगी भी और थोड़ी बेहतर हो सकती है। और अगर आप ये कंप्लेंट्स देखिए, अगर सीनियर सिटीजन्स की आप ज़्यादातर कंप्लेंट्स देखें, बहुत कम उसमें दवाई या खाना पीना जैसे इश्यूज आते हैं। अगर आप परसेंटेज में देखें, सबसे ज़्यादा शिकायत किस बात की होती है? हमें इज्जत नहीं मिलती, हम डिग्निटी के साथ अपने घर में नहीं रह पाए। तो अगर हम उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, सरकार मटीरियलिस्टिक चीज़ों का ख्याल तो रख ही रही है, लेकिन अगर इमोशनल रिक्वायरमेंट्स बुजुर्गों की फुलफिल हों तभी होलिस्टिकली वो खुश रह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो इमोशनल रिक्वायरमेंट जो है वो दरअसल बेसिक है और ये बहुत ज़रूरी है, और इस पर काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और शायद इसीलिए जे.आर. गुप्ता जी जैसे लोग हैं जो 17 वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं। मेरा जो अगला सवाल है वो फेसबुक के माध्यम से आया है। जे.आर. गुप्ता जी, इसका सवाल मैं आपसे पूछूंगी। उन्होंने ये कहा है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, आज की डेट में मुझे पेंशन भी नहीं मिल रही है, और बच्चे जो हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो किसके पास जाएं? वो कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहते। मुझे लगता है वो आपके पास आना चाहते हैं। तो आप उन्हें क्या राय देंगे जे.आर. गुप्ता? मैं उनको ये राय देना चाहता हूँ, हमारे कम्युनिटी सेंटर में रिक्रिएशन सेंटर गवर्नमेंट ने दिया हमको, हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, काफ़ी बड़ा है। वहाँ पर आप आइए, आपकी समस्या का हल कर देंगे और हम एमिकेबली कोशिश करेंगे कि आपका काम हो जाए और आपको उचित न्याय मिलेगा। और मेरे को उसका खर्चा भी कोई नहीं है जी, कोई पैसा नहीं लगता उसका, फ्री सलाह हम लोग देते हैं और उनको 100% कामयाबी मिलेगी। और कोर्ट में तो आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो बहुत जो है टाइम लगता है, लेकिन इसमें हमने काफ़ी केसेस में ऐसे भी किया है कि जो डीएम क्या वो क्या करते हैं, डीएम वाले पहले एसडीएम को भेज देते हैं, एसडीएम से पटवारी को भेज देते हैं, पटवारी को कानून को भेज देते हैं। तो डॉटर इन लॉ और जो है डॉटर्स, विडोज की डॉटर्स, उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया वो जो रिपोर्ट है, तो उसके बाद वो हार गए। फिर हमने डिवीजन कमिश्नर को अपील की, उसमें वो जीत गए। बिल्कुल, पर उसको गाइडेंस जो देनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये आपने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, चूंकि वक्त की भी कमी। और कंक्लूडिंग रिमार्क में मैं चाहूंगी कि सुमित जी आप कुछ कहना चाहते थे। बुजुर्गों के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक आयु के बाद जब आपसे ये कह दिया जाता है, आपको ये जता दिया जाता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, तो आप इस बात को मान लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं। इस बात को दिल से कभी मत लगाइए। मेरी उम्र में आज तक कई बार मेरे माँ बाप और बच्चों को कई बार ये कह चुके हैं तुम किसी काम के नहीं हो, बट हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने आप को रेलेवेंट बनाए रख सकें, अपने आप को साबित कर सकें। तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप लोगों की बातों में ना आए जब वो आपसे कहें कि अब आप किसी काम के नहीं हैं। आप बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं समाज के लिए। अपना आशीर्वाद देते रहें और अपनी सलाहें देते रहें, चाहे कोई उन्हें ले या ना ले। आप अपना कर्तव्य सलाह देने का निभाते रहें। और बच्चों के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है। एक कपलेट है अंजुम रहबर जी का, बहुत ही अच्छा है बुजुर्गों के लिए, जो कहता है कि जिनके आंगन में
अमीरी का सजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब भी हुनर लगता है। चांद तारे मेरे कदमों पर बिछ जाते हैं, ये तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। JR गुप्ता जी, आप वरिष्ठ नागरिक हैं और सीनियर सिटीजन हैं, आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी इस मुद्दे पर आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। मेरा ये है मुद्दा कि मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कभी भी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी न तो गिफ्ट डीड करो न सेल डीड करो, सिर्फ विल करो। जब तक आप जिंदा रहेंगे वो आपको कोई नहीं ले सकता, और जब आप मर जाएंगे तो ऑटोमेटिक बच्चों को मिल जाएगी। ये मैं देना चाहता हूँ। टॉपिक ऐसा है जिस पे घंटों बात हो सकती है और हम कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े टॉपिक्स पे हम और भी जानकारी आपको दें। हमारी जो मेल आईडी है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या भेज सकते हैं, हम उस पर आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने कानून में क्या प्रावधान किए हैं, आप जानेंगे उन कानूनों के बारे में जो आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, आपको आपका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो संसद टीवी आपको वो मंच देगा जिसके जरिए आप जान सकते हैं, अपने अधिकारों को लड़ सकते हैं, अपने हक की लड़ाई। हम मिलवाएंगे आपको देश के बड़े कानूनविदों और सलाहकारों से जो करेंगे आपकी मदद। देखते रहिए संसद टीवी, आपका कानून। मेरे जो खास मेहमान पैनलिस्ट थे उनका बहुत शुक्रिया इस विषय पर चर्चा के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आप अपने अधिकारों को जानें, जागरूक बने, हिचके नहीं, आगे बढ़ें, क्योंकि आपके आगे बढ़ने से न जाने कितने कतारबद्ध होकर आपके पीछे चलेंगे और समस्या का समाधान इसी तरह से होता रहेगा। शुक्रिया। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नमस्कार। देखते रहिए संसद टीवी।